एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये है डेली करंट अफेयर्स ऑफ 11th ऑफ मे। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है गाइस, इनको आप डेली बेसिस पे कवर करते रहिए, जिससे आपके करंट अफेयर्स के बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएँ और चाहे वो मेंस के एग्जाम में आपको अपना आंसर राइटिंग में लिखना हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको जरूर डेली से डेली कवर करते रहिए गाइज। लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ साथ लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। इसको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। बताना चाहूँगा साथ साथ में कि लोअर पीसीएस मेंस के लिए और एफआरओ मेंस के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। तो जो भी कैंडिडेट, जो भी विलिंग कैंडिडेट्स हैं, जो लोअर पीसीएस मेंस की और एफआरओ मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 11th ऑफ मे के करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले GS1C न्यूज़ आ रही है विमेन एम्पावरमेंट के लिए कि एक नया पर्सपेक्टिव आया है ऑन फर्टिलिटी एंड इनकम लेवल्स। अभी तक जितने भी अर्थशास्त्री हुए हैं, जितने भी इकोनॉमिस्ट्स हुए हैं, सभी ने ये थ्योरी दी है जैसे जैसे फर्टिलिटी लेवल अगर अगर इनकम लेवल बढ़ता है तो फर्टिलिटी लेवल कम हो जाता है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर महिलाएं इनकम कमाना शुरू कर देती है, यानी है कि महिलाएं अगर काम करना शुरू कर देती हैं तो वे बच्चे कम पैदा करना चाहती हैं, जिससे कि उनका जो मदरहुड है उस मदरहुड के वजह से उनके बिजनेस पे या उनके वर्क पे या उनकी जॉब पे कोई भी असर ना आए। तो अभी तक ये देखा गया था कि हमेशा ये इनके बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप रहता है। अगर इनकम बढ़ेगी तो फर्टिलिटी लेवल घटेगा, और अगर फर्टिलिटी लेवल बढ़ेगा तो इनकम घटेगी। लेकिन अभी नया पर्सपेक्टिव ये आया है कि अब ऐसा नहीं है। अगर इनकम बढ़ रही है तो फर्टिलिटी लेवल भी साथ साथ बढ़ रहा है, क्योंकि अलग अलग देश, अलग अलग इकनॉमीज़ जो हैं, अपने यहाँ की जो वर्किंग विमेन पॉपुलेशन है उसको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं। तो इकोनॉमिस्ट्स का जनरली ये उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि इन्वर्स रिलेशन रहा है हमेशा इनकम का और फर्टिलिटी का, एज ड्यू टू द डिसीजन अमंग मॉडर्न हाउस होल्ड्स टू इन्वेस्ट इन द क्वालिटी। क्योंकि जो मॉडर्न हाउस होल्ड्स हैं, आधुनिक परिवार हैं, वो हमेशा बच्चों की गुणवत्ता में निवेश करने पर विश्वास रखते थे। देयर इज़ एन इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन फर्टिलिटी एंड इनकम लेवल। कि इसका मतलब क्या हुआ कि इनकम लेवल हैव राइजन अक्रॉस द वर्ल्ड, फर्टिलिटी लेवल हैव ड्रॉप्ड सिग्निफिकेंटली। अगर इनकम लेवल बढ़ेगा तो जैसे जैसे दुनिया भर में आय का स्तर बढ़ा है तो प्रजनन स्तर में गिरावट आई है। इनफैक्ट इन मैनी कंट्रीज़, अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड देखें, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अगर उन कंट्रीज़ को देखें तो फर्टिलिटी लेवल जो है वो रिप्लेसमेंट लेवल से काफ़ी ज़्यादा नीचे पहुंच चुका है। रिप्लेसमेंट लेवल है 2.1, यानी कि अगर हम ये मान के चलें कि 10 महिलाएं, या 10 महिलाएं का मतलब हो गया कि जो 20 लोग हैं, अगर वो 21 बच्चे पैदा करें तो जाके ये रिप्लेसमेंट लेवल हो पाएगा। तो टोटल फर्टिलिटी रेट जो 2.1 है, वहाँ तक रिप्लेसमेंट लेवल जो है लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, महिलाएं नहीं पहुँच पा रही हैं वेस्टर्न नेशंस की एट द मोमेंट। एंड गवर्नमेंट्स आर ट्राइंग टू इंसेंटिवाइज पीपल टू हैव मोर चिल्ड्रन। और गवर्नमेंट जो है लोगों को इंसेंटिवाइज कर रही है, यानी कि उनको एक प्रोत्साहन दे रही है कि अगर आप ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो आपको हम इंसेंटिवाइज करेंगे, या तो उनको टैक्स में छूट दे दी जाएगी या उनको कुछ बेनिफिट्स दिए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से। जो सेकेंड इंपॉर्टेंट एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन है वो ये रहा है कि इन्वर्स रिलेशनशिप का, कि विमेंस पार्टिसिपेशन इन द लेबर फोर्स एंड देयर फर्टिलिटी लेवल। कि अगर विमेन लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करेंगी तो उनका फर्टिलिटी लेवल कम होगा। दैट इज़ एज विमेंस पार्टिसिपेशन इन द लेबर फोर्स इज राइजन, तो फर्टिलिटी लेवल गिरेगा। तो इन दे पेपर, अब जो ऑथर्स ने नया पेपर निकाला है उसमें उन्होंने ये आर्ग्यू किया है कि देर इज़ नाउ अ पॉजिटिव रेदर देन अ नेगेटिव ट्रेंड। जो पहले नेगेटिव ट्रेंड चला करता था, अब उसके बदले अब पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है बिटवीन विमेंस लेबर फोर्स की पार्टीशन, यानी कि जो औरतें, जो महिलाएं जो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करने जा रही हैं, और उनका जो फर्टिलिटी लेवल है। तो वुमेन टुडे गेट मोर सपोर्ट फ्रॉम देयर फैमिली। औरतों को, महिलाओं को अपनी फैमिली से ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, देश में ज़्यादा सपोर्ट मिलता है स्टेट के द्वारा, अदर्स एंड व्हेन इट कम्स टू रेजिंग देयर चिल्ड्रन। और भी लोग जो हैं, या चाहे उनकी कंपनी हो, वो भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जिनमें 50 वर्कर से ज़्यादा काम करते हैं, तो वहाँ पे क्रच की फैसिलिटी होनी चाहिए, जिससे कि वो अपने बेबीज़ को क्रच में रख सके, जिससे कि जिस टाइम पे वो लोग, अब जो महिलाएं काम कर रही होती हैं, तो उनके बच्चों की अच्छे से देखभाल हो सके। तो वर्क कंडीशंस में ऑल्सो भी बेटर सूटेड टू द नीड्स ऑफ वर्किंग मदर्स। जो वर्किंग मदर्स हैं, जो ऐसी माएँ हैं जो अभी काम कर रही हैं, तो उनके लिए वर्किंग कंडीशंस बहुत ज़्यादा सूटेबल होनी चाहिए। इन सभी तरह से जो भी सभी चीज़ें ये लगाई गई हैं, गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई हैं, इस वजह से जो लेबर पार्टिसिपेशन में रेट है विमेन का और फर्टिलिटी लेवल में जो रेट है, वो दोनों इन्वर्स रिलेशनशिप ना होकर अब डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते जा रहे हैं। तो इन्वर्स रिलेशनशिप जो है बिटवीन इनकम लेवल्स ऑफ फर्टिलिटी, या तो वो फ्लैटन हो चुका है या रिवर्स हो गया है कहीं जितने भी हाई इनकम कंट्रीज़ हैं। इवन मोर सरप्राइजिंगली देर इज नाउ अ पॉजिटिव रादर देन अ नेगेटिव। अब पॉजिटिव ट्रेंड आ गया है नेगेटिव की जगह। इवन एज द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द लेबर फोर्स हैज राइजन, तो वुमेन टुडे फॉर इंस्टेंस गेट मोर सपोर्ट फ्रॉम देयर फैमिली, ये हम देख चुके हैं। एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस भी अब बेटर हो गई हैं,
और चेंजेस इन सोशल नॉर्म्स एंड सपोर्ट फॉर वर्किंग मदर्स में हैव ऑल्सो हेल्प्ड इन द राइज इन फर्टिलिटी लेवल। कि सोशल नॉर्म्स यानी कि समाज के अंदर जो रीतियाँ थी या समाज में जो दृष्टिकोण था, समाज का दृष्टिकोण भी चेंज हुआ है और सपोर्ट भी मिला है वर्किंग मदर्स को, तो इस वजह से भी फर्टिलिटी लेवल बढ़ा है। तो ये सभी फैक्टर्स हैं जो टुगेदर मे हैव हेल्प्ड लोअर व्हाट इज़ नोन एज द मदरहुड पेनल्टी। पहले इसको मदरहुड पेनल्टी कहा जाता था कि महिलाएं जो थी वो काम से पीछे हट जाती थी या काम को छोड़ देती थी, क्योंकि उनको मदरहुड पेनल्टी के रूप में जब वो मदरहुड में आती थी, यानी उनको काफ़ी लंबे समय तक जॉब से दूर रहना होता था, अपने काम से दूर रहना होता था, तो कंपनी जो थी उनको निकाल देती थी, उनको नहीं रखती थी। नेक्स्ट आता है इंडिया चूजन एज अ फर्स्ट कंट्री ऑफ ऑनर एवर एट केन्स फिल्म मार्केट। तो केन्स का जो फिल्म मार्केट है जो फ्रांस में होने जा रहा है, तो भारत को पहली बार एक ऐसा कंट्री चूज़ किया गया है जिसको ऑनर दिया जा रहा है। तो वर्ल्ड प्रीमियर होने जा रहा है आर माधवन की मूवी का रॉकेटरी का 75th एडिशन में, जो केन्स का फिल्म फेस्टिवल है, और इंडिया जो है ऑफिशियल कंट्री ऑफ ऑनर रहेगा एट द अपकमिंग मार्च ड्यू फिल्म जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कहाँ पे, फ्रांस में। इतना ध्यान रखना है आपको कि केन्स फिल्म फेस्टिवल कहाँ हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है। आर माधवन की जो प्रोड्यूस्ड मूवी है रॉकेटरी, उसका वहाँ पे वर्ल्ड प्रीमियर है और इंडिया को फर्स्ट कंट्री ऑफ ऑनर चूज़ किया गया है। नेक्स्ट अगर हम GS2 की न्यूज़ देखें तो सबसे पहले न्यूज़ आ रही है इंटरनेशनल रिलेशन से। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को फाइनेंशियल सपोर्ट देने की बात की है। पिछले दिनों देखा गया था 2019-2020 में भी देखा गया था कि जो पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब थी और बार बार सऊदी अरेबिया जो है कंट्री को बेल आउट कर रहा है। पाकिस्तान नहीं चाह रहा है कि वो IMF से लोन ले, और वो चाह रहा है कि दूसरे कंट्रीज़ उसकी मदद कर दें, तो दूसरे इस्लामिक कंट्रीज आकर उसमें उसकी मदद कर दें। तो यहाँ पे सऊदी अरेबिया पहले भी $6 बिलियन उसने दिए थे पाकिस्तान को, और अब वापस से $8 बिलियन की सपोर्ट कर रहा है सऊदी अरेबिया ने, ये कहा है पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान हैज़ फेस्ड ग्रोइंग इकोनॉमिक चैलेंजेस विद हाई इन्फ्लेशन, स्लाइडिंग फॉरेक्स रिजर्व्स एंड अ वाइडनिंग करंट अकाउंट डेफिसिट। तो पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। अगर हम पहले जाएं तो जिस टाइम पे नवाज़ शरीफ के बाद इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने थे पाकिस्तान के, और प्राइम मिनिस्टर बनने के तुरंत बाद उन्होंने सऊदी अरेबिया का विज़िट किया था, जिससे कि वो वहाँ के लिए कुछ एड ला पाएँ। लाइकवाइज इमरान खान के जाने के बाद जैसे ही शहबाज शरीफ इस टाइम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो वे भी तुरंत उन्होंने भी ट्रिप लगाई है सऊदी अरेबिया की, जिससे कि वहाँ से वो सपोर्ट लेके आ पाएँ। तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना कर रहा है। इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा मुद्रास्फीति दर बहुत ज़्यादा है, हाई इन्फ्लेशन है, फॉरेक्स रिजर्व खत्म होता जा रहा है, और करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो भी बढ़ता जा रहा है, और एक डेप्रिशिएटिंग करेंसी, और जो पाकिस्तान का जो रुपया है, पाकिस्तान की जो रुपये की जो वैल्यू है वो भी लगातार घटती जा रही है। फाइनेंशियल पैकेज इंक्लूड्स अ डबलिंग ऑफ द ऑयल फाइनेंसिंग फैसिलिटी। तो जो सऊदी अरेबिया ने ऑफर दिया है उसमें ऑयल फाइनेंसिंग फैसिलिटी को डबल कर दिया गया है। मनी दी जा रही है, एडिशनल मनी जा रही है थ्रू डिपॉजिट्स और सुकुक्स जो है ये एक इस्लामिक फाइनेंशियल सर्टिफिकेट होता है, और $4.2 बिलियन की फैसिलिटी को और रोल ओवर किया जा रहा है। तो इस सब तरह से जो सऊदी अरेबिया है वो पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट आ रहा है इंडियन ओरिजिन एक IT एक्सपर्ट हैं, वो CIA जो है अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, उसको हेड करेंगे। तो नंद मूलचंदानी जो एक इंडियन अमेरिकन सिलिकॉन वैली IT एक्सपर्ट हैं, जो दिल्ली स्कूल में भी पढ़े हैं, उनको फर्स्ट एवर चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर अपॉइंट किया गया है CIA में, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी में। भारत के राष्ट्रपति ने अभी एक फाउंडेशन स्टोन डाली है भगवान महावीर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की दिल्ली में। ये आपको पता होना चाहिए, सवाल कभी भी पूछ सकते हैं कि अभी हाल ही में भगवान महावीर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाए या इसकी फाउंडेशन डाली गई, तो कहाँ पे है, तो ये दिल्ली में है। नेक्स्ट आता है यूनियन मिनिस्टर फॉर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स जो हैं और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया, उन्होंने प्लास्ट इंडिया 2023 लॉन्च किया है। प्लास्टिक के ऊपर इनोवेशंस के लिए इसको लॉन्च किया जा रहा है। तो प्लास्ट इंडिया रेफर्स टू अ सीरीज ऑफ एग्जीबिशन, इसमें एग्जीबिशंस होंगी अंडर द प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन विच विल होल्ड द 11th इंटरनेशनल प्लास्टिक एग्जीबिशन। तो 11वीं इंटरनेशनल प्लास्टिक एग्जीबिशन होगी 1 से 5 फरवरी 2023 में ITPO प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। तो न्यू दिल्ली में प्लास्ट इंडिया 2023 जो मीटिंग होगी या जो एग्जीबिशन होगी वो कहाँ पे होगी, प्रगति मैदान दिल्ली में होगी। नेक्स्ट है GS3 की अगर हम न्यूज़ देखें तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर्स अगर हम न्यूज़ देखें तो रेलवे को रीस्ट्रक्चरिंग करने की बात की जा रही है कि रेलवे जो बहुत ज़्यादा वाइड जिसका एक स्ट्रक्चर है भारत के अंदर, उसको समेटने की बात की जा रही है। जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं भारत सरकार के टू द प्राइम मिनिस्टर संजीव सान्याल, उनके कहने पे तो श्रेष्ठ को बंद कर दिया गया है और 32 डायरेक्टरेट्स हैं उनको मर्ज करके 7 वर्टिकल्स में कर दिया गया है। और यूनियंस का कहना यह है कि इसके वजह से जो एम्प्लॉयज़ हैं इन अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट्स में वो डीमोरलाइज हो रहे हैं। तो गोइंग अहेड विद इट्स डाउन साइजिंग प्लान, इंडियन रेलवेज हैज़ अनाउंस्ड द क्लोजर ऑफ द स्पेशल रेलवे एस्टेब्लिशमेंट
फॉर स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी एंड हॉलिस्टिक एडवांसमेंट्स, श्रेष्ठ लखनऊ। तो श्रेष्ठ लखनऊ में एक इंस्टीट्यूट हुआ करता था, एक आप कह सकते हैं यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, उसको बंद कर दिया गया है। इसको मार्च 2016 में ही इस्टेब्लिश किया गया था। श्रेष्ठ डायरेक्टरेट जो था वो RDSO का एक पार्ट हुआ करता था, यानी कि रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन का। इसका टास्क दिया गया था रोल ऑफ टेकिंग अप लॉन्ग टर्म रेलवे रिसर्च प्रोजेक्ट्स, कि जो लॉन्ग टर्म रेलवे रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं उनको लीजिए रिक्वायरिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जिसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की जरूरत है। तो 2016 में ही इस डिपार्टमेंट को बनाया गया था और 2022 में इसको बंद भी कर दिया गया है। एज पार्ट ऑफ द रीस्ट्रक्चरिंग प्लान रेलवेज ने डिसाइड किया है टू मर्ज 32 डायरेक्टरेट। तो RDSO के जो 32 डायरेक्टरेट्स हैं उनको मर्ज कर दिया जाएगा और उनको 7 वर्टिकल में कर दिया जाएगा। किस किस में? एक तो एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोलिंग स्टॉक में यानी कि जो पहिए होते हैं, ट्रैक्शन और पावर सप्लाई में, सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन में, रिसोर्स एंड टेस्टिंग में, और ट्रैफिक और साइकोलॉजी में। तो साइकोलॉजी में यानी कि इन सब चीज़ों में इसको कर दिया जाएगा, 7 वर्टिकल्स में इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। रेलवेज ऑल्सो प्रपोज टू क्रिएट न्यू पोस्ट इन द रैंक ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो रेलवेज ने प्रपोज किया है नई पोस्ट बनाने के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की, जो डिज़ाइन में होगी, और उनको पोस्टेड किया जाएगा, उनकी जो सर्विस की जाएगी उनकी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में की जाएगी, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में, और मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा सकते हैं, मैच द फॉलोइंग करने के लिए आ सकता है कभी कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है, रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है, और मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ पे है। जो क्रिएशन है टॉप रैंकिंग पोस्ट का एज्यूम सिग्निफिकेंस अगेंस्ट द बैकड्रॉप। देखिए जो टॉप रैंकिंग पोस्ट जो बनाई गई है रेलवेज़ के द्वारा, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही का जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया था, यूनियन बजट जो पेश किया था 2022-23 में, उसमें कहा गया था कि 200 वंदे भारत ट्रेन को, जो 26,000 करोड़ रुपए से बनने जा रही हैं, तो 200 वंदे भारत ट्रेन को रोल आउट किया जाएगा। द रिस्ट्रक्चरिंग प्लान इज इन लाइन विद द रिकमेंडेशंस फॉर रैशनलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज मेड बाय प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सान्याल। तो संजीव सान्याल जो प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर हैं टू द प्राइम मिनिस्टर, उनकी रिकमेंडेशंस के हिसाब से ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो अपनी प्रपोजल में जो उन्होंने रेलवे मिनिस्टर को दी, मिस्टर सान्याल कॉल्ड फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन को बंद करने की बात कही, जैसे कि जिसमें कोर है यानी कि सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, फिर एक COFMOW है जो वर्कशॉप्स के लिए है, और सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम यानी क्रिस को भी बंद करने की बात की गई है, और इंडियन रेलवेज़ की एक ऑर्गेनाइजेशन थी फॉर ऑल्टरनेटिव फ्यूल, इसको 2021 में ही बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेट करी है जिससे कि ड्रोन्स को, जो किसान ड्रोन्स हैं यानी कि जो फार्मर्स का जो यूज़ है ड्रोन्स का, उसको बढ़ावा मिल सके। द गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग 50% सब्सिडी, 50% सब्सिडी दे रही है या 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट SC ST को, स्मॉल और मार्जिनल, और विमेन और फार्मर्स को जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के हैं, जिससे कि वो ड्रोन्स खरीद सकें। गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ड्रोन्स का इस्तेमाल करें फार्मर्स, जिससे कि उनकी जो ड्रजरी है यानी कि उनकी जो एक्सेसिव मेहनत है एक तो वो बच सके, और स्प्रे छिड़कना है या पेस्टिसाइड्स का स्प्रेइंग करनी है, फर्टिलाइजर्स डालने हैं, मैन्योर्स डालने हैं, वो सब ड्रोन्स की मदद से हो पाएँ। फॉर अदर फार्मर्स, दूसरे फार्मर्स के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस 40% तक की या मैक्सिमम 4 लाख रुपए तक की भी सरकार के द्वारा दी जा रही है। द गवर्नमेंट इज़ प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ किसान ड्रोन, किस चीज़ के लिए? एक तो क्रॉप असेसमेंट के लिए यानी क्रॉप को असेस करना हो, उसके साथ यानी कि फसल मूल्यांकन करना हो, उसके बाद डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स यानी भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए, स्प्रे करने के लिए पेस्टिसाइड को और न्यूट्रिएंट्स को। टू प्रमोट यूज़ ऑफ ड्रोन्स इन एग्रीकल्चर एंड मेक ड्रोन टेक्नोलॉजी अफोर्डेबल, ड्रोन टेक्नोलॉजी अफोर्डेबल बनाने के लिए फार्मर्स को, दूसरे स्टेक होल्डर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस 100% कॉस्ट का ड्रोन का टुगेदर विद द कंटिजेंट एक्सपेंडिचर इज एक्सटेंडेड अंडर सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। यानी SAM एक जो सब स्कीम चल रही है, सबमिशन चल रहा है एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन का, उसके तहत किया जा रहा है टू द फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट्स जो ICAR है, और कृषि विज्ञान केंद्र है यानी KVKs है। नेक्स्ट आता है कि जो FPOs हैं यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको भी 75% ग्रांट का मौका मिलेगा, 75% ग्रांट उनको भी दी जाएगी फॉर परचेज ऑफ ड्रोन्स, जिससे कि वो फार्मर्स के फील्ड्स में अलग अलग तरीके से उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकें। फाइनेंशियल असिस्टेंस 40% तक दी जाएगी बेसिक कॉस्ट पे ड्रोन की, और उसके अटैचमेंट पे 4 लाख तक की, कि इनको नए जो कस्टम हायरिंग सेंटर्स होंगे उनको, और जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं जो कस्टम हायरिंग सेंटर्स बनाना चाहते हैं उनको 50% तक का या 5 लाख तक का जो सब्सिडी होगी, ये सब चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट आता है CDOT और CDAC ने एक MOU साइन किया है, जिससे कि टेलीकॉम सेक्टर में और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में अलग अलग डाइवर्स एरियाज़ में कॉपरेशन किया जा सके। तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स जो है CDOT, जो कि प्रीमियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का एक पार्ट है,
उसने एमओयू साइन किया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग यानी सीडैक के साथ, जो कि अपने आप में एक ऑटोनोमस साइंटिफिक सोसाइटी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। और ये सेमिकॉन इंडिया 2022 का जो इवेंट चल रहा है बेंगलोर में, 30 अप्रैल को ये एमओयू साइन किया गया है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्किंग टुगेदर इन द डाइवर्स एरियाज ऑफ टेलीकॉम। तो सी डॉट अपने आप में क्या है, ये एक प्रीमियर टेलीकॉम R&D ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के तहत काम करती है, बस आपको इतना पता होना चाहिए। और ये काम क्या क्या करती है, ये नैरो बैंड और ब्रॉडबैंड जो स्विचिंग और ट्रांसमिशन नेटवर्क्स हैं उसमें काम करती है, सैटेलाइट सिस्टम पे काम करती है, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट यानी कि जितना भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके बेसिस पे जो काम करती है, उसके लिए जो काम करती है वो सी डॉट काम करती है। और अगर हम सी डैक के बारे में पढ़ें तो सी डैक वाज सेटअप टू इमर्ज एज अ प्रीमियर R&D इंस्टीट्यूशन। ये भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है, डिज़ाइन करने के लिए, डेवलप करने के लिए और डिप्लॉय करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और ICT टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशंस फॉर सोशियो इकोनॉमिक एडवांसमेंट विद द मिशन ऑफ एक्सपेंडिंग द फ्रंटियर्स। अब इसका मिशन क्या है, एक्सपेंड करने के लिए फ्रंटियर्स को, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, आर्किटेक्चर, सिस्टम एंड स्टैंडर्ड्स फॉर नेशनल इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स की, जो राष्ट्र के लिए जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए सीडैक को बनाया गया है। नेक्स्ट आता है जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन है, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डोनर है उसके जो मिनिस्टर हैं किशन रेड्डी, उन्होंने इंटर स्टेट ट्रक टर्मिनस को लॉन्च किया है मणिपुर में। सेकमाई एक जगह है मणिपुर में, तो वहाँ पे उसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ आती है कि जो यूनियन मिनिस्टर हैं होम अफेयर्स के और कॉपरेशन जो मंत्रालय के जो मिनिस्टर हैं श्री अमित शाह, उन्होंने नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड यानी कि नेट ग्रिड का बेंगलोर का एक कैंपस को उन्होंने इनॉग्रेट किया है। तो नेट ग्रिड शुड हैव एन इनबिल्ट मैकेनिज्म फॉर कॉन्टिन्यूस अपग्रेडेशन और नेटग्रिड शुड हैव अ स्टडी ग्रुप टू क्रिएट अ डेटाबेस ऑफ मोडस ऑपरेंडी ऑफ वेरियस क्राइम्स। तो नेटग्रिड जो है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने जा रहा है भारत सरकार की, जिसमें ये पता कर सकते हैं कि जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं पूरे भारत में उन सबका डेटा जो है नेटग्रिड के तहत यानी कि नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के तहत तैयार किया जाएगा, जिससे कि सभी जितने भी पुलिस स्टेशन हैं सबको हर क्रिमिनल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। RPF ने यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था ऑपरेशन सतर्क के नाम से, जिससे कि वहाँ पे ट्रेन्स में जितने भी इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं या जो ट्रेन के थ्रू कुछ भी गलत सामान अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उन सबको पकड़ा जा सके। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स अपना में एक आर्म्ड फोर्स है यूनियन की जो इंटरेस्ट करती है विद द सिक्योरिटी ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, पैसेंजर एरिया एंड पैसेंजर्स। तो इट इज़ द लीड सिक्योरिटी एजेंसी इन द फील्ड ऑफ रेलवे सिक्योरिटी हैविंग अ पैन इंडिया रीच। नेक्स्ट आता है आयुष इंडस्ट्री के ऊपर बात की जा रही है कि आयुष इंडस्ट्री को हमें काफ़ी अच्छे से बढ़ाना है। तो जो ग्लोबल मार्केट है हर्बल मेडिसिन का वो इस टाइम पे 2020 में $657.5 बिलियन था। ग्लोबल मार्केट की बात की जा रही है पूरे विश्व में, और उम्मीद की जा रही है कि 2022 में ये बढ़ के 746 बिलियन हो जाएगा। चाइना में जो ट्रेडिशनल मेडिसिन इंडस्ट्री है वो करीब करीब 37 बिलियन की है 2018 में, और जो हेल्दी नॉट 37 बिलियन, ये ज़्यादा होगा, ये 637 बिलियन था इन 2018। और जो हेल्दी चाइना 2030 का प्लान है उसका फॉरकास्ट ये है कि 2030 तक इसको बढ़ाकर 737.9 बिलियन 2030 तक इसको कर दिया जाएगा। 1982 में जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना बना तो उन्होंने फुल रिकॉग्निशन दे दिया ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन को, और 2009 में देयर हैज़ बीन कंटिन्यूअस सपोर्ट फॉर ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन इन हेल्थ पॉलिसीज़। चाइना फोकस कर ही रहा है डेवलपिंग करने में क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर TCM यानी कि ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है चाइना। अब ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन ये चाइना जोर दे रहा है तो भारत इसके लिए क्या कर रहा है, भारत ने भी नेशनल आयुष मिशन को लॉन्च किया था 2014 में मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, जिससे कि जो आयुष सिस्टम है जैसे कि आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, सोवा रिगपा, जितने भी या नेचुरोपैथी हो, तो जितने भी ट्रेडिशनल मेडिसिन से अलग या कन्वेंशनल मेडिसिन से अलग जो भी ट्रेडिशनल सिस्टम है उनके ऊपर जोर दिया जा रहा है। प्रोवाइडिंग कॉस्ट इफेक्टिव सर्विसेज की कॉस्ट इफेक्टिव सर्विसेज मिले, स्ट्रेंथ करें हम एजुकेशनल सिस्टम, क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए ड्रग्स पे, और सस्टेनेबल अवेलेबिलिटी होनी चाहिए रॉ मटेरियल्स की। ये सभी मेन ऑब्जेक्टिव्स थे नेशनल आयुष मिशन के। तो इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट है कि वो 23 बिलियन हो जाएगी 2022 में भारत के अंदर, और इंडियन हर्बल मेडिसिन का मार्केट जो है 18 बिलियन है। अभी इंडियन आयुष सेक्टर जो है वो 17% से बढ़ रहा है 2014 से लेकर 2020 तक। अंडर द मेडिसिनल प्लांट्स कंपोनेंट ऑफ द नेशनल आयुष मिशन स्कीम, द कल्टिवेशन ऑफ प्रायोरिटाइज्ड मेडिसिन प्लांट्स इन आइडेंटिफाइड क्लस्टर जोन्स इज बीइंग सपोर्टेड। की जो कल्टिवेशन है कि कौन कौन से मेडिसिन प्लांट्स का कल्टिवेशन होना चाहिए उसके लिए भी सपोर्ट मिल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 4000 करोड़ का पैकेज भी लॉन्च किया था। नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड ने इम्प्लीमेंट किया है मेडिसिनल प्लांट कंपोनेंट ऑफ आयुष थ्रू स्टेट बॉडीज़। तो स्टेट बॉडीज़ के थ्रू उन्होंने जो मेडिसिनल प्लांट कंपोनेंट है उसको भी लॉन्च किया है।
नेक्स्ट आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है जूट इंडस्ट्री के लिए। देखिए जूट इंडस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है भारत की, लेकिन देखा जाए जो ये कुछ ही राज्यों में सीमित है, और जिसमें से सबसे बड़ा जो इसका कंट्रीब्यूटर है वो वेस्ट बंगाल है, लेकिन वहाँ पर इसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं हाल फिलहाल के टाइम में। तो मिल्स आर प्रोक्योरिंग रॉ जूट एट प्राइसेस हायर देन व्हाट दे आर सेलिंग देम एट आफ्टर प्रोसेसिंग। तो मिल्स जो हैं जो प्रोक्योर कर रही हैं रॉ जूट, वो ज़्यादा कीमतों पे कर रही हैं, जबकि उसे जो बेच के, जो उसको प्रोसेस करने के बाद जो वो बेच रही हैं वो सस्ते दाम में कर रही हैं, यानी मिल्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो 30 सितंबर 2021 का एक नोटिफिकेशन था जिसके तहत गवर्नमेंट ने रॉ जूट का प्राइस 6,500 पर क्विंटल यानी कि पर 100 kg फिक्स कर दिया था कि 6,500 से इसके ऊपर कोई भी दाम नहीं देगा, ये यानी कि एमएसपी हो गया एक तरीके से। द साइक्लोन अम्फन इन मई 2020 एंड द सब्सिक्वेंट रेन्स इन मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स एग्रेवेटेड द क्राइसिस। तो पहले तो साइक्लोन अम्फन आया 2020 में, और उसके बाद जो रेन्स आई उस वजह से जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो गई और जूट की फसल जो है अच्छे से नहीं हो पाई। बांग्लादेश साथ ही साथ कैश सब्सिडीज़ भी दे रहा है अपने यहाँ के किसानों को, जो सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड जूट प्रोडक्ट्स हैं, जिसके वजह से बांग्लादेश बहुत आगे निकल रहा है एक्सपोर्ट में जूट की, और भारत उसमें काफ़ी पीछे रह जा रहा है। द कॉम्पिटिटिवनेस इमर्जेज एज अ चैलेंज फॉर इंडिया। तो ये जो कॉम्पिटिशन है ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज हो गया है भारत के लिए, टू एक्सप्लोर एक्सपोर्ट ऑप्शंस इन ऑर्डर टू कंपनसेट फॉर द डोमेस्टिक सिनेरियो। जो जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं भारत में कौन कौन से हैं? वेस्ट बंगाल तो है ही, उसके साथ साथ असम भी है, त्रिपुरा है, उड़ीसा है, बिहार है। आपको पता होना चाहिए कि जूट भारत में कहाँ कहाँ होता है, सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं होता, असम में भी होता है, त्रिपुरा में भी होता है, उड़ीसा में भी होता है और बिहार में भी होता है। तो मिल्स डू नॉट एक्वायर देयर रॉ मटेरियल डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स। अब मिल्स जो हैं वो डायरेक्टली रॉ मटेरियल को फार्मर से नहीं लेते, लेकिन बीच में इंटरमीडिएट से लेते थे, और स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के अनुसार जो मिडल मैन होता है वो अपनी सर्विसेज चार्ज करता था कि जो मिल्स हैं वो डायरेक्टली किसानों से ना लेके जो मिडल मैन है वो किसानों से लेगा, और फिर किसानों से लेने के बाद मिडल मैन डायरेक्टली जो मिल्स होंगी उनको बेचेगा। गवर्नमेंट हैज़ अ फिक्स्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर रॉ जूट, जिसको 4,750 क्विंटल रखा गया 2022-23 में। तो 2022-23 में जो एमएसपी रखा गया वो 4,750 क्विंटल रखा गया, और एग्जीक्यूटिव का कहना ये है कि जब ये मिल तक पहुंचता है तो ये 4,750 क्विंटल का दाम बढ़कर 7,200 क्विंटल हो जाता है, जो कि 700 रुपये ज़्यादा है 6,500 रुपये क्विंटल से, जो कि फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट रखी गई थी सरकार के द्वारा। अब आते ही बात कि जूट कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो बल्क ऑफ द फाइनल जूट प्रोड्यूस्ड इज यूज फॉर पैकेजिंग पर्पसेस। भारत में जूट का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल पैकेजिंग पर्पसेस के लिए होता है। तो एक जूट पैकेजिंग मटेरियल कंपलसरी यूज इन पैकेजिंग कमोडिटीज़ एक्ट 1987। तो 1987 का एक एक्ट है जिसके तहत ये कहा गया था कि 100% फूड ग्रेन्स को जूट के जो बैग्स होते हैं उसी में ही स्टोर किया जाएगा, और 20% शुगर को भी उसमें स्टोर किया जाएगा। तो शेयर ऑफ जूट यूज फॉर सैक्स, यानी कि जो सैक्स है यानी कि जो जूट के जो कट्टे होते हैं अगर हम कहें, तो देयरफॉर इंक्रीज फ्रॉम 67.9% फॉर द ट्रायनियम। तो 67.9 से बढ़कर 78.3% हो गया है अगर हम 3 साल का पीरियड देखें। वेट, ये कुछ एरर हो गई थी, आगे देखते हैं। जूट यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग अदर प्रोडक्ट्स जैसे कि फर्निशिंग मटेरियल्स। अब जूट और किस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है? फर्निशिंग मटेरियल्स के इस्तेमाल किया जाता है, फैशन एसेसरीज़ के लिए, फ्लोर कवरिंग्स के लिए, और वेरिड एप्लीकेशंस इन पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो पेपर इंडस्ट्रीज़ और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में भी उसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इन चीज़ों में जो जूट का इस्तेमाल है वो घटा है। अगर हम पैकेजिंग मटेरियल की बात करें तो पैकेजिंग मटेरियल में जूट का इस्तेमाल बढ़ा है, बाकी और दूसरे कामों के लिए जूट का इस्तेमाल घटा है। एज़ पर दी FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का, बांग्लादेश के बाद लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, फॉलोड बाय बांग्लादेश एंड चाइना। इंडिया सबसे नंबर 1 पे आता है, नंबर 2 पे बांग्लादेश आता है, नंबर 3 पे चाइना आता है, लेकिन एक्सपोर्ट के मामले में इंडिया इतना आगे नहीं है। हाउएवर इन टर्म्स ऑफ एकरेज एंड ट्रेड बांग्लादेश लीड ले रहा है, और अकाउंटिंग फॉर 3/4 ऑफ द ग्लोबल जूट एक्सपोर्ट। तो 3/4 अगर 75% जो ग्लोबल जूट एक्सपोर्ट्स हैं पूरे दुनिया में वो बांग्लादेश कर रहा है, और भारत का अकाउंट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 7% है, जो कि अपना में बहुत ही चिंताजनक विषय है भारत जैसे विशाल देश के लिए। तो दिस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द फैक्ट दैट इंडिया लैग्स बिहाइंड बांग्लादेश। तो इंडिया बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा पीछे है, क्योंकि रिलेटिंग टू, और क्या कारण है इसके पीछे? इन प्रोड्यूसिंग सुपीरियर क्वालिटी जूट फाइबर ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट्स, क्योंकि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कमी है। एज द जूट सेक्टर प्रोवाइड्स डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू 3 लाख वर्कर्स। तो 3.5 लाख लोगों से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो कार्यरत हैं जूट इंडस्ट्री में। तो अगर जूट इंडस्ट्री भारत की रिवाइव नहीं कर पाएगी तो बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो कि
पैसे के लिए डिपेंडेंट हो जाएगी गवर्नमेंट सर्विसेज पे। तो 3 लाख वर्कर्स, मोर देन 3 लाख वर्कर्स इन द कंट्री एंड सपोर्ट्स द लाइवलीहुड ऑफ अराउंड 40 लाख फार्म फैमिलीज। तो 40 लाख से ज़्यादा फार्म फैमिलीज पर डिपेंडेंट हैं। क्लोजर ऑफ द मिल्स इज़ अ डायरेक्ट ब्लो टू वर्कर्स एंड इनडायरेक्टली टू द फार्मर्स। तो अगर मिल्स बंद होती हैं तो इसके वजह से जो फार्मर्स हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं ही, साथ साथ जो वर्कर्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। तो वेस्ट बंगाल, बिहार और असम जो है 99% इंडिया का टोटल प्रोडक्शन करती हैं जूट का। तो कुछ प्रॉब्लम्स के फैक्ट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है कि जो फॉरेन सेक्रेटरी जो नए अपॉइंट किए गए हैं वो हैं विनय मोहन क्वात्रा। नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर में बनाई गई है। एक बुक है जिसका नाम है हेमवती नंदन बहुगुणा अ पॉलिटिकल क्रूसेडर, ये इंग्लिश में आई है। और हेमवती नंदन बहुगुणा भारतीय चेतना के संभावक, तो ये जो किताब है ये हिंदी में आई है। इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है रीता बहुगुणा जोशी और राम नरेश त्रिपाठी ने। सेकंड जो इंडिया नॉर्डिक समिट हुआ है वो डेनमार्क में हुआ है, कोपेनहेगन में। और पहला इंडिया नॉर्डिक समिट जो हुआ था वो स्टॉकहोल्म में हुआ था, स्वीडन में, अप्रैल 2018 में। दैट्स ऑल। तो ये है 11 मई के करंट अफेयर्स गाइस, इनको आप पढ़ते रहिएगा, कवर कर लीजिएगा। कुछ भी डाउट आता है आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।